हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन स्पेशल फॉर जेई मेंस एंड नीट। दोस्तों, कई दिनों से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की कॉल आ रहे थे कि सर आप प्लीज एक अच्छा सा बढ़िया सा लेक्चर बना दो जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, इसलिए मैं आपके आज सामने हूं। तो आज के लेक्चर में मैं हर टाइप के, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, है ना, जेई मेंस और नीट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं। और लेक्चर की शुरुआत में ही दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, हम जितने भी यहां पर क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आपको 4 मिनट के अंदर करना है। किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन को 4 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, आपको 4 मिनट में बनेगा और नहीं बनेगा तो आप इससे देख लेना, और अगर जल्दी बन जाए तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, आप जल्दी से इसे ट्राई करिए और अब देखिए सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर वीसीई दिया है, वीबीई दिया है, बीटा दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अब एक बात मैं आपको समझा दूं। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो जहां पर आपको मिले वीसीई और वीबीई, जहां पर आपको मिले वीसीई और वीबीई, तो आप समझ जाना वहां पर किरचॉफ लगेगा। ठीक है, अगर वो आपको वीसी देता और वीबी देता तो आपके पास हो सकता है वो बिना किरचॉफ के हो जाता, है ना। मगर कभी वीसी और वीबी दिया जाए तो आपके दिमाग में फटाफट चमक जाना चाहिए, है ना, फटाक से चमकना चाहिए कि आपको यहाँ पर किरचॉफ लगाना हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात आपको वीसी दिया है, तो अब आप पहले, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा मगर जिसको नहीं पता ये सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहां पर कई बार कलेक्टर और बेस और एमिटर पहचानने में तकलीफ होती है, तो अब हम जल्दी से वो सीख लेते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना कि करंट जैसे अगर आपको दिया गया है तो करंट हमेशा बेस और एमिटर के बीच में होता है। तो ये आपका एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेटा कलेक्टर ही वाला बचेगा, है ना, ये अपने पास कलेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। क्लियर है। अब अच्छा, दूसरी बात, इसमें आप पीएनपी और एनपीएनपी पहचान सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से समझो। आपको अगर करंट का डायरेक्शन इधर दिया है ना, तो आप समझना, देखो पॉजिटिव से करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पी। तो ये पी हो गया पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एनपीएन। समझ में आया बेटा? इसको देखो, तो ये हो जाएगा पी पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पीएनपी, है ना। ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आपको इस तरह से जल्दी जल्दी देख लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर। देखिए, अब आपको यहां पर पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास क्या, बेस, और ये हो जाएगा आपके पास एमिटर और ये हो जाएगा आपके पास कलेक्टर। राइट। अब आपको बेटा क्या क्या दिया है, देखो आपको वीबी दिया है। वीबी मतलब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है आपके पास, ये दिया है आपके पास 0.6 वोल्ट। बहुत बढ़िया, 0.6 वोल्ट। ठीक है, और वीसी आपके पास कितना दिया है, मतलब ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो कितना है, ये आपको दिया है 4 वोल्ट। ठीक, और आपको दिया है बेटा बीटा। क्या दिया है बेटा, बीटा। बीटा दिया आपको 100। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये बीटा क्या होता है। अब सुनो, बीटा आप लोगों को अच्छे से याद हो। बीटा आप लोग, अच्छा आई थिंक बीटा और अल्फा के बारे में आपको ज्ञान तो हो गई होगा। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर फिर से वो भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए बीटा जो होता है ना बेटा, वो होता है अपने पास आईसी बाई आईबी, आईसी बाई आईबी। और अल्फा जो होता है, अल्फा अपने पास क्या होता है, आईसी बाई आईबी, आईसी बाई आईबी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो ध्यान से, आपको बीटा और अल्फा दिया। अच्छा, एक और आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए, बीटा इजिकल टू अल्फा अपान में 1 माइनस अल्फा, है ना। ये आपको चीजें यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप इसे नोट कर लो। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये देखिए, अब आपके पास बीटा, आपके पास क्या बोला हमने, आईसी बाय आईबी, है ना। तो आईसी बाय आईबी आपको दे रखा है। ठीक है, आईसी बाय आईबी आपको दिया है 100। राइट। अब ध्यान से सुनना, देखिए आपको ना आर चाहिए मेनली। तो एक काम करते हैं, हम केवीएल लगाते हैं इस पूरे में। ठीक है, हम केवीएल लगाते हैं इस पूरे में। ठीक है, तो अगर हम इसमें केवीएल यूज करें तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, +8
8 है ना। मैं अगर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ऐसे करके जाएंगे तो ये R और ये हो जाएगा IR, जिसमें हम इसको बोलेंगे IB। ये हो जाएगा हमारे पास IB है ना। तो ये हो जाएगा IBR, तो 8 माइनस IBR, ठीक है। और यहां से फिर हम निकलेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 0.6 वोल्ट का ड्रॉप, तो माइनस 0.6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा, जिसमें आपके पास R का टर्म आ गया सामने। क्लियर है क्या बेटा? आपके सामने R का टर्म आ गया है। अब आपको ना कैसे भी करके IB निकालना है, बस आपको क्या निकालना है, कैसे भी करके IB। तो अब देखिए ध्यान से, IB आप क्या निकालेंगे यहां से, अगर आप IB निकालने जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, IB इज इक्वल टू IC/100। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब IB निकालने के लिए आपको IC निकालना पड़ेगा। तो अब सोचिए IC कैसे निकाले, जल्दी जल्दी ढूंढिए IC कैसे निकाले। देखिए कलेक्टर तो ये रहा है ना, और इसमें से जाने वाला जो करंट होगा वो अपने पास IC हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास अगर हम इसमें IC करंट मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले में हम कितना करंट मान लेते हैं IC, तो है ना, ये अपने पास करंट हो गया IC इस तरह से। तो इसमें आप केवीएल लगा दो, है ना। देखिए मैं इसमें केवीएल क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को R का टर्म मिलेगा, मैं नहीं चाहता, मैं इसमें से कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहां से पूरे गोल घूम जाते हैं, तो ये हो जाएगा +8 है ना। ये हो जाएगा प्लस कितना, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा +8 माइनस ICR, तो IC इंटू 10⁻3, ठीक है, वो किलो ओम दिया है, और इंटू और माइनस 4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से देखें तो अपने पास IC निकल गया, और IC निकल गया तो IB आ जाएगा, और IB निकल गया तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आपके पास IC कितना आ रहा है वैल्यू, ये देखिए यहां पर गया 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4 मिली एम्पियर आ जाएगा, है ना, 4 मिली एम्पियर। देखिए 4 मिली एम्पियर आ गया आपके पास। और अब अगर आपके पास IC 4 मिली एम्पियर आ रहा है पक्का, देखिए 8 माइनस 4 4, और ये हो जाएगा हाँ सी 4 मिली एम्पियर। और यहां पर अगर आप IB निकालेंगे तो IB आपके पास कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है, मिली एम्पियर। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा IB, और IB आप यहां पर डाल देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0.6। तो देखिए R जो होगा आपके पास, R वो कितना हो जाएगा 0.6, 8 माइनस 0.6 मतलब ये कितना हो जाएगा आपके, जल्दी से निकालें 7.4, तो 7.4 डिवाइडेड बाय IB, तो IB अपने पास 0.04 है, ठीक है, तो 0.04 मिली एम्पियर, है ना। तो अब यहां से अगर आप इसे हटाएं और उसको सोल्व करें तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा 740 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻3, इस तरह से बनेगा। और अगर आप इसे सोल्व करें तो आपके पास कौन सा आंसर मैच हो रहा है, देखो, ठीक है, 185 और ये K, तो ये आ जाएगा आंसर प्लस 185 K ओम, है ना, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है, इजी था। चलिए चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और शुरू हो जाओ, ठीक है। हम बताते हैं, ठीक है, क्या बोला है, एन रेडियोएक्टिव एटम ZXA undergoes an alpha decay, then ratio of energy of alpha particle and daughter nuclei increases with increases in, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले अल्फा डीके मतलब 2He4 है ना, आप सबको पता होगा। तो जैसे मान लो अपने पास एक कोई सा A मास का उसका एटम था, मतलब मान लो ZXA था, है ना, तो अपने पास हम इसको मान लेते हैं ये क्या था Z, है ना, ZXA, ठीक है। अब ये इसमें अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके होगा तो क्या होगा 2He4 बाहर आ जाएगा, सही बात है क्या, 2He4 बाहर आ जाएगा। अब यहां पर तो बचेगा, तो वो क्या बचेगा, मान लो वो कुछ Y बन जाएगा इससे, है ना, तो यहां पर अपने पास ये कुछ अपने पास Y बन गया, और उसका ये हो जाएगा Z-2 और ये हो जाएगा A-4, राइट, इस तरह से ये टूटेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब क्या है कि इनिशियली जब वो रुका हुआ था, रेस्ट पर था, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं तो मतलब क्या होगा कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, है ना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल।
तो भाई साहब इनिशियल मोमेंटम तो 0 था और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया देखो। अब मान लो कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, राइट। तो देखिए, अच्छा उसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी का रेशियो चाहिए, है ना। तो देखिए आप पहले तो जो हमें निकालना है वो देख लेते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ऊपर हमें अल्फा पार्टिकल रखना है, अल्फा पार्टिकल मतलब U2। तो भैया हम बोलेंगे U2 बाय U1, हमें क्या चाहिए, U2 बाय U1, U2 बाय U1, है ना। अच्छा U2 क्या हो जाएगा, हाफ mv², तो हाफ तो दोनों में कट जाएगा ऊपर और नीचे में, तो यहां पर हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर अपान में m1 v1 का स्क्वायर, है ना। तो आप इसको एक काम करो, कॉमन ले लेते हैं इस तरह से। तो भैया आपको ये चाहिए, है ना, जिसमें आप m2 और m1 जानते हैं मास के हिसाब से, है ना। आपका सीधा 4 और ये हो जाएगा a-4, है ना। तो इसको एक काम करो हम लिख देते हैं m2 जो हो जाएगा m2 ये हो जाएगा 4 अपान में a-4, बहुत बढ़िया। अब आपको चाहिए v2 बाई v1, तो आप इधर से निकाल लेंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं आप। तो देखिए आप बोलेंगे कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। देखिए क्या होगा कि क्योंकि एक अगर इस डायरेक्शन में गया तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से, है ना। तो इसलिए आप जब इसको लगाएंगे तो आप लिखेंगे a-4 इंटू v1 इज और -4 इंटू v2, इस तरह से आप बोल देंगे। तो आपको यहां पर मिलेगा v2 बाई v1 का रेशो, v2 बाई v1 का रेशो कितना, a-4 बाय a, सही है क्या, देखो जल्दी, है ना। ये इधर आ जाएगा और v2 बाई v1 हो जाएगा a-4 बाय 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा v2 बाई v1 और यहाँ पर वैल्यू डाल दो, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, a-4 अपान में 4 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सोल्व करें तो ये पूरा पूरा इसे एक बार कटेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a-4 बाय 4, ठीक है बेटा। तो आपके पास आंसर आइए। तो आपके पास रेशो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, बताओ जल्दी, किस पर डिपेंड कर रहा है, u2 बाई u1 जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। क्या हम बोल सकते हैं सीधे सीधे a पर, है ना, प्रोपोर्शनलिटी एक ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आसान था, ठीक है, आसान था। आपको बस नॉलेज होना चाहिए इस चीज का कि आपको यार यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से करिए और अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्लॉक ए और बी है, ए वाला इससे हिंट है और ये बोला गया है कि वो रेस्ट पर था। अच्छा वो रेस्ट पर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, उसने बोला कि ब्लॉक बी स्ट्राइक करेगा ए के साथ विद वेलोसिटी वी एंड स्टिक्स टू इट, ठीक है। तो देखो अगर वो इससे चिपक गया तो हमको वैसे ही अपने दिमाग में चमक देना चाहिए, अगर वो इसमें चिपका स्टिक हुआ तो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन तो लग रहा होगा, ठीक है। अब देन द वैल्यू ऑफ v फॉर विच द स्प्रिंग जस्ट अटेन्स द नेचुरल लेंथ। तो देखो क्या बोला है कि कितनी स्पीड से फेंकें, कितनी स्पीड से तो प्रोजेक्ट करें कि जिससे ये इससे टकराए और ये दोनों जंप करके इसके नेचुरल लेंथ तक पहुंच जाए। कहां तक जाना चाहिए, इसमें क्या बोला है, नेचुरल लेंथ तक। तो एक बात बताइए, देखो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो ये रही, तो अभी ये बेटा कितना नीचे होगा, अभी कितना डिसेंड हो गया होगा इसके वजन के कारण, इक्विलिब्रियम पर। तो आप बोलेंगे सर अगर इक्विलिब्रियम पर आपको बताना है तो आप इसको मान लो अगर x, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये mg बाई के बराबर होगा। सर कैसे कैसे कैसे, ये आपको किसे पता है mg बाई के है, सिंपल, ऊपर kx लग रहा है नीचे mg लग रहा है, तो kx और mg इक्विलिब्रियम पर बराबर होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू mg बाई के। तो अब देखिए हमें इतना उसको जाना है, इतनी ऊपर जाना है टकराने के बाद। तो सबसे पहली बात, जब से ये टकराएगा तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो m इंटू v इज इक्वल टू 2m इंटू v डैश। वो जब स्टिक हो जाएंगे तो एक ही स्पीड से चलेंगे v डैश से, तो बेटा v डैश अपने पास v/2 आ जाएगा, सही बात है। अब आगे देखो कि अब हमारे पास कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लग गया, अब यहां पर ये दोनों चिपक चुके हैं और अब इनको इतनी ऊपर जाना है, तो आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब वो इधर थे, है ना, इनिशियल और फाइनल, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब देखिए बेटा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, इनिशियली हाफ 2m इंटू v डैश का स्क्वायर मतलब v² बाय 4, हाफ 2m इंटू v डैश का स्क्वायर, है ना, दोनों एक साथ चल रहे थे तब।
तो हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4 इजिकल प्लस उस वक्त क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से यहां पर है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, तो वहां से कितनी नीचे है वो x, तो उधर हो जाएगा एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x कितना है mg बाय के, तो इसका स्क्वायर इजिकल टू फाइनली वो यहां पर पहुंचेगा, जस्ट रीच कर जाए मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाए, जब वो यहां पर पहुंचेगा तब आपके पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, इस दोनों सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी 0, मगर आप यहां से वहां पर गए हो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो कि हो जाएगी mgh। mgh बोलना चाहिए, mgh बोले या 2mgh बोले, ध्यान रखना इसमें गलती हो जाती है, बच्चा यहां 2m नहीं डालता, ठीक है, तो वो 2mgh है ना, क्योंकि दोनों मिलके गए ना बेटा, भी दोनों मिलके गए वहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2mgh, ठीक है। अब आप इसमें सिंपल सी बात है, बस सोल्व कर दो इसे, तो ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पर आगे सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 कट गया, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 4, तो भैया ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 4, mv स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ के स्क्वायर में ध्यान से देखें, तो के कट जाएगा तो mg स्क्वायर, तो देखिए ये बचेगा m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k, और इस ये बचेगा 2m इंटू जी इंटू एक्स, एक्स है mg बाई के, है ना, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। देखिए सबको पता होगा, सबको आता होगा ऐसा करना है, मगर कई बार तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, है ना, या फिर वो इक्वेशन में कहीं गलती कर देते हैं, ध्यान से देखना है, मतलब ये कि यहाँ पर 2m आएगा, इसका ध्यान रखना है विशेष तौर पे, यहाँ विडेश स्क्वायर था और यहाँ पर 2m आएगा, ये सिंपल सी चीज है, बच्चा वहां पर गलती कर जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो आपके पास ये हो जाएगा कितना बेटा, जल्दी से देखें, इसको उधर भेजो, तो इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा 2 - 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो 3/2 और यहां से वो 2 कट के 2 ऊपर चलेगा तो 6 बचेगा उधर, तो v आ जाएगा आपके पास कितना 6m, m से m कट जाएगा फिर, है ना, तो 1m बचेगा, तो 6mg स्क्वायर बाय k का रूट, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आएगा, तो ऐसा ऑप्शन है कहीं पर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए तो दोस्तों आपको क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट एट ओरिजिन इज हैविंग वेलोसिटी इतनी। देखिए आपको मास दिया है, वेलोसिटी दी है, ठीक है, अंडरलाइन कर दो उसको जल्दी से, वेलोसिटी दी, बहुत बढ़िया। अब बोले इन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है फंक्शन में, तो बोला है इट्स वेलोसिटी व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, हमें बोला है कि ओरिजिन में उसके पास वेलोसिटी ये है, सही बात है, ओरिजिन में उसके पास वेलोसिटी ये है, तो ध्यान से समझो, ओरिजिन में हम इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और ओरिजिन में ही मतलब x 0 में ही क्या हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो क्या हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, और हमारे पास अगर टोटल एनर्जी इनिशियल आ गई तो जब फोर्स 0 होगा उस जगह का हम पता कर लेते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी x की वैल्यू डालती आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उस वक्त की, और काइनेटिक एनर्जी निकालना होगी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए क्या करना होगा, फिर से देखिए, आप ना एक काम करो, x 0 पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, चलिए जल्दी से हाफ mv स्क्वायर, जल्दी हाफ m, तो 2 और 1/2 कट गए, और v स्क्वायर मतलब कितना, ये हो जाएगा 96, सही बोल रहे हैं हम, जल्दी से देख लो एक बार 6 and 6 है ना, शायद 96 आ जाएगा। फिर अगर भैया अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 डालो तो 15, तो x इक्वल टू 15 पे आपके पास ये वाली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो क्या हमने टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल ली एट x इज इक्वल टू 0, है ना, हमारे पास x इक्वल टू 0 पर कितनी आ गई, इन दोनों का सम 96 प्लस 15, बहुत बढ़िया, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें बोला है कि जहां पर फोर्स 0 होगा उस समय पर
वेलोसिटी बताओ। तो अब ध्यान से समझना, फोर्स जीरो काम करोगे, फोर्स जीरो, तो फोर्स क्या होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जीरो, तो माइनस इंटू डी यू बाई डी एक्स कर दो आप जीरो। तो देखिए कितना आ रहा है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 15, ठीक है, तो माइनस 15, ये आपके पास माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स हो गया है ना, सॉरी ये आपके पास माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x और वो जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वल टू जीरो। और अगर हम x देखें यहां पर से तो हम यहां पर से निकाल ले कितना, 3x कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर से हम x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 4। मतलब बेटा फोर्स ना आपके पास 2 बार जीरो था, एट x इज इक्वल टू जीरो पर और एट x इज इक्वल टू 4 पर, राइट। तो x इक्वल टू 4 पर जीरो है। तो अब आप एक काम करो, आप x इक्वल टू 4 पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो क्या, जल्दी से बताइए। पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। x इक्वल टू 4 डालो तो ये हो जाएगा माइनस 64, है ना, 4 डालें तो यहां पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा आपके पास 96, है ना, 16 इंटू 6 96, ये 96 और वो हो जाएगा 15। क्लियर है क्या, ये आपके पास हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी आपको इस वक्त की निकालनी है, इस वक्त की काइनेटिक एनर्जी तो वो हमें नहीं पता, तो आप सिंपल ही बात क्या करो, आप तो बस कंजर्वेशन लगा दो कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी या इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इनिशियल टोटल एनर्जी थी बेटा 96 प्लस 15, मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि यहां पर देखो टर्म लिख रहा है उसका, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा माइनस 64 और माइनस 96 प्लस 15 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए 96, एक सेकेंड बाकी सब सही है, अच्छा ये 96 प्लस का है ना, ठीक है, तो ये प्लस का 96 है ना, इधर प्लस का 96, तो 96 15 कट गए। अब 64 को इधर लिया हूं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 64, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी 64। और अगर हम इसमें निकालें कि वेलोसिटी क्या है तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, तो हाफ एम तो कट जाएगा 2 से, है ना, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 64, तो आपके पास आ जाएगा वी कितना, वी आ जाएगा आपके पास 8, आंसर आएगा 8, ठीक है। तो आंसर विल बी 8, तो आंसर है बिल्कुल 8, ठीक है। चलिए आसान था, है ना, आपको बस ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी, आसान कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोचना होता है कि देखिए आपने सबसे पहले क्या सोचा इस क्वेश्चन में, आपको उसने एनर्जी दे दी इनिशियल, ये x इक्वल 0 पर है ना, ओरिजिन पर, तो आप उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, आपका दिमाग वैसे ही चल जाएगा। अब उसने पूछा था कि वेलोसिटी बताओ जब फोर्स 0 हो, तो आपने फोर्स 0 करा तो आपको x की वैल्यू मिली, और x की वैल्यू उसमें डालते ही हमें एनर्जी पोटेंशियल मिल जाएगी, तो हमें सिर्फ काइनेटिक चाहिए पड़ेगी, तो हमने सिर्फ दोनों को इक्वेट कर दिया, उसको कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, यहां से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप मानिएगा कि 30 सेकंड का भी नहीं है, अगर आपको पता हो चीजें तो ठीक है। तो आप सब जल्दी से ट्राई करो फटाफट, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देना इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 पेंडुलम एबीसीडी, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना, आपको यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए एंड सी ऑफ द सेम लेंथ एंड बी इज स्मॉलर देन ए एंड डी इज लेंथ लार्जर देन ए, वो हमें दिख भी रहा है, साफ बात है ना, उन्होंने बना भी रखा है अच्छे से। हाँ जरूर, इसमें एक बात जरूर इंपॉर्टेंट है कि ए और सी की लेंथ जो है वो बराबर है, इसने जो बोला है कि ए एंड सी की जो लेंथ है वो सेम है ना। चलिए तो अब इसने क्या बोला आगे कि इफ ए इज गिवन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट देन, तो बेटा आपको बोला है कि जब हमने ए को ऑसिलेट करा दिया तो इन तीनों में से किसकी वाइब्रेशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी, इस तरह से ऑप्शन है ना, विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इस तरह से बोला है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों सुनो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तभी होगा जब वो रेजोनेंस करे, ठीक है। तो मतलब आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि रेजोनेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो रेजोनेंस कब होता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, रेजोनेंस कब होता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो,
और फ्रीक्वेंसी सेम हो मतलब टाइम पीरियड सेम हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप पेंडुलम की बात कर रहे हैं और टाइम पीरियड सेम होना चाहिए तो मतलब उनकी लेंथ सेम हो। और इन्होंने ये तो दिया है कि ए एंड सी है सेम लेंथ, है ना, ऑफ द सेम लेंथ। तो मतलब ये कि ये इसके साथ सेम लेंथ है, मतलब इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। और जब फ्रीक्वेंसी सेम तो रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी, मतलब सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप शुरू करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या करना है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1 म्यू एफ चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल इतना। तो एक कैपेसिटर है, इसका आपको कैपेसिटी दिया हुआ है और उसका वोल्टेज भी दिया है, तो आप इसका चार्ज निकाल सकते हैं Q इक्वल टू CV से, बहुत आसान। इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू द टर्मिनल्स of a circuit consisting of uncharged capacitor connected in series इन दोनों के, then the amount of charge that will flow through connecting wires, amount of charge that will flow through connecting wire। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसका सही वाला डायग्राम बनाना है, तो आधे बच्चों ने तो गलत बना दिया होगा। सुनना क्या बोला है कि देखो एक तो यहां पर अपने पास कैपेसिटर है, ठीक है, तो हमारे पास एक कैपेसिटर बनाया है हमने इस तरह से, अब ध्यान से समझना। और अब हमें इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो C इक्वल टू कितना दिया 1 और V दिया है इसका वोल्टेज कितना दिया बेटा, V इसका वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट, ठीक है। तो आप इसका चार्ज लिख सकते हैं जल्दी से, चार्ज कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी निकालो, चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV, तो चार्ज हो जाएगा 110, है ना, 110 म्यू कूलम, ये आपका चार्ज हो गया। ठीक, अब ये बोला गया है कि इसको हमने कनेक्ट करा वायर के थ्रू दो सीरीज वाले कैपेसिटर से, ये ऐसा बोल रहा है, दो सीरीज वाले कैपेसिटर से जिनका कैपेसिटी आपको 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ दिया हुआ है, ये आपको दिया है। ठीक है, तो अब ये बोला गया कि जब हमने इसको कनेक्ट करा, जैसे हम ये अनचार्ज है, ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करा तो पूछा गया कि इस वायर में कितना फ्लो हुआ होगा चार्ज का, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स में। तो बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। देखो आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर हमने ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करे, हमने तो सर ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यहां पर तो सर 3 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर हो गए ना, हमें तो सर ये वाले कैपेसिटर का आता है कि एक चार्ज हो और एक अनचार्ज उसके साथ पैरेलल में लगा दिया जाए, है ना। जैसे यहां पर भी चार्ज कितना था 110, तो सर अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब एक सिंगल होता तो हमें पता है हमें क्या करना होता, हम इसका कॉमन पोटेंशियल कर देते हैं और कॉमन पोटेंशियल के बाद हम देख लेते हैं कि दोनों का चार्ज कितना, तो हमें चार्ज का फ्लो का पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये तो आता है, ठीक है, और अगर ये आता है तो आप इसको इसी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, आप इन दोनों को एक मान लो, तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में सीक्वेंट इसका कितना हो जाएगा 3 to the 6/5, तो मतलब ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये 6/5 इसका सीक्वेंट हो गया, इस पे अपन को चार्ज पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, क्या अब हम इन दोनों का देखिए, पहले ये 110 वोल्ट पर था, पर जैसे ही कनेक्ट करा, जब हमने कनेक्ट करा, देखो अभी कनेक्ट नहीं है, मान लो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अब यहां पर हमारे पास दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, दोनों का जो है पोटेंशियल वो सेम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे V कॉमन, और V कॉमन निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से, V कॉमन निकालता है Q नेट बाय C नेट से, Q नेट बाय C नेट से। ठीक है, तो बेटा Q नेट कितना है, इन दोनों में अगर आप देखें तो ये तो अनचार्ज था और इसमें चार्ज कितना है 110, तो आप भैया Q नेट क्या बोलेंगे 110। ठीक है, और C नेट क्या बोलेंगे, तो C नेट बोलेंगे सर ये और ये, अब क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पैरेलल हुए, और जब दोनों पैरेलल हुए तो आप सीधे ऐड कर देंगे कैपेसिटर को, तो सी नेट निकालते समय आप लिखेंगे 6/5 प्लस 1। ठीक है, 6/5 प्लस 1, तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा कितना 11/5, तो 11/5 मतलब ये 50 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो कॉमन पोटेंशियल
आपने निकाल लिया बहुत इजीली 50 वोल्ट का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपने बेटा कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, सही बात है। तो अब ध्यान से समझना, अब आपके पास, आपको ये पता है कि अब कॉमन पोटेंशियल निकल गया, तो अब इसके ऊपर तो देखो Q1 मान लो इसको, तो इसके ऊपर चार्ज पता है कितना आएगा, Q इजिकल टू सी वी कॉमन, है ना। तो C 1 है और V कॉमन इसको 50, तो 50 म्यू सी आ जाएगा इसका चार्ज, है ना। और नीचे वाला जो होगा Q2, इसके अंदर अगर चार्ज की बात करें तो Q2 में C V कॉमन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें 60 वोल्ट आ जाएगा, 60 म्यू सी आ जाएगा, है ना। कैसे करके देखो जरा, है ना। 6/5 इंटू 50 तो वो हो जाएगा 60। तो आपको पास आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। उसने पूछा है कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो सुनो, पहले ये अनचार्ज था, अब ये चार्ज हो गया है, तो कितना चार्ज फ्लो करा गया होगा, 60 म्यू सी, तो आंसर ही हो जाएगा 60, है ना। आंसर है ऑप्शन ये रहा 60, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते थे कि पहले इसमें 110 म्यू सी चार्ज था और अब 50 है, तो 110 माइनस 50 मतलब 60, तो वही इसके अंदर चला गया। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है ना। अपोज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और हम क्वेश्चन भी ऐसे उठा रहे हैं जिसमें आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कैपेसिटर का ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर जिसको नहीं आया उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी सब चीजें आपको देखो बेसिक तो आपको आता है ना। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चन ही उठा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इसमें रिवीजन में क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब आपके समझे कि और भी अच्छी बात है कि हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं अभी की अभी, है ना। आपके समझना, और जिससे बन जाए तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये रिजॉल्विंग पावर पर बेस्ड है, ठीक है। अब जिसे बच्चे को पता हो उस बारे में तो ठीक है, अदरवाइज वो कुछ भी कर ले इससे ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा, और हम अपने रिवीजन में जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो अच्छे ही ले रहे हैं, ठीक है। और जो आपसे नहीं बन रहे हैं ना, तो याद रखना कि हमने कुछ सोच समझ के क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो नहीं बनेगा आपको उस चीज को रिवीजन करना होगा, और कॉन्सेप्ट भी आपको इस तरह से लिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें एक साथ उसमें लग जाए, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सच में बच्चे भूलते हैं। तो चलिए, आपने अगर ट्राई कर लिया हो तो अब हम इसका सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या बोला है कि दो पेड़ हैं एट अ डिस्टेंस इतने फ्रॉम ईच अदर, व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द ट्री टू सी देम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि सेपरेटली, उन्होंने बोला है कि आपको दो पेड़ दिए हैं और एक पेड़ यहां पर है, एक पेड़ यहां पर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो दूरी है वो है 3.14, ये कितनी दी है 3.14, है ना। और ये रिजोल्विंग पावर पर बेस्ड हो जाएगा क्वेश्चन, तो थीटा ये आपको ये दिया है कैपिटली, है ना, मान लो। तो आपको ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस होगी मैक्सिमम कि वो इसको सेपरेटली देख पाए, है ना, ठीक है। ये इसको सेपरेटली देख पाए, तो ये रिजोल्विंग पावर पर बेस्ड होता है। तो हम लोगों को पता है कि जिससे जो रिजोल्विंग पावर होता है, मतलब जो अपने पास अभी हम बोले थीटा जो होगा हमारे लिए इसके लिए, तो यार वो जो होना चाहिए ना, वो ग्रेटर देन 1/60 डिग्री होना चाहिए। मतलब देखिए हम 1/60 डिग्री से कम नहीं देख सकते, मतलब ये 1 मिनट एक्चुअली, है ना, ये 1 मिनट है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, या बोले हम 1 मिनट, है ना, 1 मिनट एंगल, तो 1 मिनट का एंगल है, तो 1 मिनट के एंगल से ज्यादा हम नहीं देख सकते। तो अब क्या बोलेंगे, देखिए जो थीटा होगा वो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। और ये शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1/60 डिग्री। अब ध्यान से समझना, 1/60 डिग्री, अब डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए सिंपल सी बात, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री
इज इक्वल टू पाई बाय 60 रेडियन, ये क्या हम बोल सकते हैं? तो क्या हम यहां पर लिख दें ये इंटू 1 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय 60 रेडियन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब रेडियन इसलिए कराया क्योंकि बेटा एसआई यूनिट चाहिए, एसआई यूनिट में होना चाहिए, है ना, एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो अब आप क्या बोलेंगे, आपको डिस्टेंस दी है डी 3.14, तो मतलब वो पाई है, 3.14 मतलब क्या होता है, ये पाई हो गया ना, तो ये पाई बोल दो, तो ये अपने पास हो जाएगा पाई बाय डी, है ना, और ये हो जाएगा ना 1/60 इंटू पाई बाय 60 इंटू रेडियन जो भी है ना। तो अब ये सब टर्म्स कट जाएगी, रेडियन से रेडियन कट गया होगा, पाई से पाई कटेगा, तो आपके पास जो डिस्टेंस आया फाइनल, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस जो होगा आपके पास ये हो जाएगी कितनी, डी था पाई 1/60 3600, ठीक है। कुछ भूल तो नहीं रहे इसमें, कुछ भूल तो नहीं रहे, आराम से देखिए, है ना, सब कुछ सही है क्या? अच्छा, ये 180 आएगा, ओके ओके ओके, ये 180 है ना, 2 पाई है, तो यहाँ पर ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180, यहाँ पर ये हो जाएगा 180, है ना। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपके पास कितना, 180 इंटू 60, आप सोल्व करें तो देखिए 18 इंटू 6 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108000, ठीक है। ये 10.8 किलोमीटर है ना, ये हो जाएगा 10.8 किलोमीटर। एक बार देखो सही है क्या अपने पास, जीरो ज्यादा तो नहीं हो गए, 18 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो डबल जीरोस में एडअप हो जाएंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इतना, क्योंकि सब किलोमीटर में दिए तो समझ में आ ही रहा था, वो तो इतना ही होना है। तो देखो सिंपल सी बात है, वो कैलकुलेशन ठीक है, सही है, समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल सी बात है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वाला। अच्छा, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, रिजोल्विंग पावर के ही ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास लेमडा की टर्म में यूज होता है, जहां तक हमें याद है। तो वो कुछ इस तरह से होता है कि डी बाय 1.22 लेमडा, ठीक है। और आपको ये नहीं पता हो तो आप प्लीज इसे जाके देखना और इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर भी आ जाए रिजोल्विंग पावर पे, है ना। तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो ये एनएलएम सेक्शन पर भेज दे, जल्दी से आपसे स्क्रीन पॉज करो और शुरू हो जाओ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर क्या बोला है कि ऑल द सरफेस आर स्मूथ एक्सेप्ट बी एंड सी, बी और सी के सिवाय बाकी सब सरफेस स्मूथ है, और इन दोनों जो बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है भैया, ये अपने लिख दिया म्यू, ठीक। अब बोले कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक बी प्रिवेंट करे डाउनवर्ड स्लीपिंग, ठीक है, मतलब स्लीपिंग ना हो, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले इसका कॉमन एक्सप्रेशन निकाल लो, ठीक है। कॉमन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, जल्दी से निकालो। कॉमन एक्सप्रेशन हो जाएगा सर एफ नेट अपॉन टोटल मास, तो ये पूरा ऐसे चल रहा होगा, है ना। तो कॉमन एक्सप्रेशन हमने बोल दिया तो वो साथ में चलेंगे सभी, तो कितना हो जाएगा टोटल मास 5m, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है 5m। अब इसमें आपको चाहिए, देखिए क्या कि एफ की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनो। तो पहले आप इन दो को इससे स्लिपिंग नहीं होने देना है ना, तो आप अगर देखें तो एम के लिए अगर आप बनाएं तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, देखिए उसमें जो लगेगा वो नीचे गिरेगा तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है mg के कारण, तो फ्रिक्शन को mg के बराबर होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg, बात सही है क्या? तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg। तो भाई साहब अब फ्रिक्शन जो होगा वो होगा कितना, म्यू इंटू एन, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से लेके आए, तो भैया वो इन दो के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, जिसे देखो ये नॉर्मल हो जाएगा ना इस तरह से, है ना, इस वाली सरफेस में एन इधर लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी इक्विटी बना देते हैं, इसकी और इसकी, ठीक है, ये 2n वाली की, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर नॉर्मल इसमें n इधर लगा तो n इसमें इधर लगा होगा, और इसका एक्सेलरेशन तो हमें दिया ही है a, है ना, जो कि a कॉमन था, तो क्या इस नॉर्मल ने इस 2m को चलाया, तो n इज इक्वल टू ma, तो 2m इंटू a कॉमन, है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 2m इंटू a कॉमन कितना है, x बाय 5m,
तो आपके पास आ जाएगा 2f/5 और 2f/5 को आप यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा देखो जल्दी, ये हो जाएगा म्यू n, तो म्यू इंटू 2f/5 इज इक्वल टू mg, है ना। और अगर फ्रिक्शन देखो, अगर अपन इसको इस तरह से करें कि फ्रिक्शन को ज्यादा होना चाहिए mg से, तो ये सब हो जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा ये इसकी लिमिट इस बनेगी। और फोर्स की अगर हम वैल्यू देखें तो फोर्स को मिनिमम 5 mg डिवाइडेड बाय 2 म्यू से तो बड़ा ही होना चाहिए, है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आसान था, है ना, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, वाईडीएस पर बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे स्क्रीन पोस्ट करिए और शुरू हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है वाईडीएस का, सबको पता है। और सिंपली मैं आपको एक बार वापस से रीड कर देता हूं। वाईडीएस के एक्सपेरिमेंट में आपको 1 मिलीमीटर आपको स्मॉल डी दिया है, मतलब दो उसकी जो स्लिट की डिस्टेंस वो दी है, लेमडा दिया है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी दी है। तो आपको पूछा गया, ध्यान से समझना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी। बहुत सिंपल है ये वाला, बहुत सिंपल है। आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिंपली जो मैंने आपको पढ़ाया था वही आपको इसमें लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, और उसके पहले आपको इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो आप सब इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप उसमें चेक करेंगे कि आपका आंसर सही था कि नहीं। इसलिए मैंने आपको यहां पर ऑप्शन भी नहीं दिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आएगा। ठीक है, और हम ऐसे ही कुछ अच्छे और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ वापस से मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आप शेयर करना और प्लीज सबको रिकमेंड करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपकी प्रैक्टिस भी करा सकूं जेईई मेंस के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।